अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पिछले जुमा को मैंने ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह ज़कात के ज़रूरी मसाइल बयान होंगे, लेकिन मसला यहाँ पे ये आ चुका है कि जिन मुसलमानों ने हज के लिए फॉर्म भरे थे और उनके अलावा बहुत सारे मुसलमान जो टूर्स एंड ट्रैवल्स से सफ़र करने वाले हैं, उनकी रवानगी हज के लिए हो रही है। तो कुछ बुज़ुर्गों का ये तकाज़ा आया कि मौलाना ज़कात के जो मसाइल है वो क़ुरबानी के बाद भी बयान हो सकते हैं, चूँकि ज़कात का जो अहम मसला था रमज़ान के महीने में वो तो जा चुका है। इसलिए बेहतर ये होगा कि अगर हज को जाने वालों के लिए कुछ रहबरी रहनुमाई हो जाए तो जो लोग हज के लिए जाने वाले हैं उन लोगों को थोड़ी सी आसानी और सहूलत रहेगी। तो इसके लिए ज़कात के जो मसाइल बयान होने वाले थे उनको मैं थोड़ा सा पोस्टपोन करता हूँ बकरीद के बाद तक, और इंशाअल्लाह अभी हज को जाने के जो मसाइल है अपने घर से निकलने से लेकर तो घर पे वापस आने तक हर जुमा को इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक़ से रहनुमाई रहबरी होगी, ताकि हमारा जो हाजी हज को जाने वाला है उसका हज सही ढंग से हो सके। और ये बयान करना इसलिए भी ज़रूरी है, ख़ुद मैंने देखा हमारे हिंदुस्तान के अक्सर लोग 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपये ख़र्चा करके हज के लिए निकलते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। प्लेन के अंदर ज़िंदगी में पहली बार बैठ रहे हैं, एयरपोर्ट पे पहली मर्तबा जा रहे हैं, जिद्दा एयरपोर्ट पे पहली मर्तबा उतरे हैं, अभी कुछ पता ही नहीं है कि हम लोग जो हज का सफ़र कर रहे हैं उस सफ़र को हमने किस तरीक़े से करना चाहिए। परेशान हो गए। और अगर किसी एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ़्लाइट है उस एयरपोर्ट के ऊपर गुम हो गए, पासपोर्ट कहीं पे छोड़ दिए, अब वो एक हाजी के लिए फ़्लाइट रुकी हुई है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इस तरीक़े के बहुत सारे मसले मसाइल वो ख़ास तौर पे हमारे हिंदुस्तान के हाजियों के साथ में पेश आते हैं। तो कुछ बुज़ुर्गों का मशवरा ये हुआ कि पिछले साल भी आप बयान करने वाले थे, लेकिन फिर 2-4 जुमा का गैप पड़ गया, तो वह हज का जो सिलसिला था वो पूरा नहीं हो सका। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अभी इंशाअल्लाह यहाँ से लेकर तो बकरीद तक, जब तक क़ुरबानी के अहकाम का वक्त नहीं आता तब तक हज के मसाइल और हज किस तरीक़े से अपने घर से निकल के घर पे वापस आने तक का वो तफसील के साथ में बयान होगा। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा हर जुमा को वक्त पर पहुँचने की फ़िक्र और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने पिछले जुमा भी बताया था, एक मुसलमान जिस दिन उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया
वो उसी दिन अपने हज को अदा करने की फ़िक्र और कोशिश करे। और हज इसके ऊपर फ़र्ज़ हो गया, वो कैसे पता चलेगा? आपने अपने माल का हिसाब करके जब देखे, आपके ऊपर जो कर्ज़े हैं वो निकाल दिए, और आपके पास में जो कैश है, जो सोना है, जो चांदी है, जो मूड़ी है, आपने उसका हिसाब लगाया, तो पता चला कि आपके पास इतना माल है, आप अपने घर से बैतुल्लाह जाकर वापस अपने घर पे आ सकते हैं, और उस दरमियान में आपके जो घर वाले हैं उनकी ज़रूरत और किफ़ालत के लिए इतना सामान, इतना माल मौजूद है कि आपके वापस आने तक उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मन इस्ताता, अल्लाह फरमाते हैं अब आप साहिब इस्ताअत बन गए, अब आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया। माशा अल्लाह, हज फ़र्ज़ होने के बाद आपने फ़िक्र की है, चूँकि हमारे हिंदुस्तान में उमूमन, पिछले जुमा भी मैंने ये बात दोहराई थी, अक्सर लोग बुढ़ापे के अंदर हज के लिए जाते हैं और तकलीफ़ें कैसी कैसी आती है वो मैं अब आगे बताऊंगा। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, बेहतर ये है आप जवानी के अंदर अपने हज के फ़रीज़े को अंजाम दे दो, ताकि वहाँ पर जाने के बाद और रास्ते के अंदर जिस तरीक़े से आपको सफ़र करना है वो तकलीफ़ों से आप बच सको। माशा अल्लाह, अल्लाह ने आपको तौफ़ीक़ दे दी, आप जवान हैं और चाहे आपकी जो उम्र है, आपने हज के लिए इरादा कर ली है। इरादा करने के बाद सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के लिए 2 रकात हम शुक्राना नमाज़ पढ़े। क्या ये अल्लाह, तूने मुझे साहिब इस्तिताअत बनाया है और मैं तेरे मुबारक हज के सफ़र पे जाना चाहता हूँ, इस सफ़र को मेरे लिए सहल और आसान बना दे। आपने 2 रकात शुक्राना नमाज भी पढ़ी और अल्लाह से दुआ भी की। अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर उमूमन हम लोग हज का जो सफ़र करते हैं वो हज कमेटी के ज़रिए से, लेकिन मेरा अपना जो तजुर्बा है उसकी बुनियाद पर अब मैं आपको चंद बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। अगर आपके साथ में कोई मस्तूरात है, आपकी अहलिया है, आपकी वालिदा है, तो ऐसी सूरत में हज कमेटी से सफ़र करना बेहतर है। इसलिए कि अगर आप हज कमेटी से सफ़र करोगे तो फिर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर कमेटी वाले आपको एक फ़्लैट देंगे जिसके अंदर एक किचन होगा, उसके अंदर गैस होगा, उसके अंदर खाना वगैरह पकाने की सारी सहूलतें होंगी। अब आपके साथ में अगर मस्तूरात है तो कोई मसला नहीं है, वो मस्तूरात अल्हम्दुलिल्लाह खाने वगैरह का इंतज़ाम करेगी। तो ऐसी सूरत में आपके लिए कमेटी से जाना बेहतर है, उसमें ख़र्चा भी आपको कम आता है। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सिंगल है, अकेले पर्सन हैं और आप हज के लिए जाना चाहते हैं, तो आप भी कमेटी से जा सकते हैं, लेकिन टूर से जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वजह उसकी ये है कि अगर आप अकेले और सिंगल पर्सन वहाँ पर जाओगे तो कमेटी आपको खाना नहीं देंगी और आपको एक दिन वहाँ पे नहीं रहना है। आपको कितने दिन रहना है भाई वहाँ पर? तकरीबन 45-50 दिन भी हो सकते हैं आपको। इतने दिनों तक आप अकेले आदमी क्या करेंगे? बाहर से अगर आप ख़रीदने के लिए जाएंगे तो हमारे इंडिया के हिसाब से वहाँ के 25 और 30 रियाल में एक वक्त का खाना आता है। हमारे यहाँ के हिसाब से उसकी कीमत हो जाती है तकरीबन 1000 रुपये के लगभग में। अब अगर आप एक वक्त के खाने में 30 रियाल खर्च करोगे तो मुझे आप बताइए, फिर आपका पूरा जो 45-50 दिनों का सफ़र है, अब आपको एक वक्त में 30 और दूसरे वक्त में 30, ऐसे रोज़ाना आपके 60 रियाल खर्चा हो रहे हैं। और फिर आप जैसा खाना चाहते हैं आपको वैसा नहीं मिलेगा, इसलिए कि वहाँ के रेस्टोरेंट, वहाँ के जो होटल्स हैं, वो लोग अपने हिसाब से पकाते हैं, अपने हिसाब से खाना बेचते हैं। अब परेशान हो जाएगा अकेला सिंगल हाजी। और कमेटी से, टूर से जाने में आपका फ़ायदा ये है, आप सिंगल हाजी हैं। अब अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स से जाओगे तो उसमें पकाने वाले भी वो लोग हमारे यहाँ से लेकर जाते हैं साथ में। हमारे यहाँ का जो होता है इंडिया का पकाने वाला, वो खाना वैसा ही पकाएगा
जैसा हमारे यहाँ पे हम उमूमन अपने घरों पे खाते हैं, उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं वहाँ पर हूँ। थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा लगेंगे, लेकिन सहूलत ये रहेंगी चूँकि आप सिंगल हाजी हो। तो मेरा अपना ज़ाती मशवरा है, बाकी आप दोनों तरीक़ों से हज का सफ़र कर सकते हो। अब इसमें भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कमेटी से जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर वैसे ही अपने डिटेल्स भरे जिस तरीक़े से आपके पासपोर्ट के ऊपर है। और टूर्स एंड ट्रैवल्स से अगर जाना चाहते हैं तो पहले ये अच्छे तरीक़े से वेरीफाई कर ले कि जिस टूर्स एंड ट्रैवल्स से आप जा रहे हो वो ऑथोराइज है या नहीं है, उनके पास इंडिया और सऊदी दोनों गवर्नमेंटों का लाइसेंस है या नहीं है। अगर आपने किसी के भरोसे पे, जान पहचान वाले के भरोसे पे, कोई ऐसे टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले के पास में बुकिंग कर दी जिसके पास में लाइसेंस ही नहीं था, वो एजेंट था, कोई बड़े टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए काम कर रहा था, फिर मसला ये खड़े होगा कि जिस टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए ये एजेंट साहब काम कर रहे थे वो टूर्स एंड ट्रैवल्स को सऊदी गवर्नमेंट ने सिर्फ 150 लोगों का वीज़ा दिया और उसकी अपनी 150 लोगों की बुकिंग पहले हो चुकी थी। अब आपने उसके भरोसे पे, जिसके पास बुक किए थे, जिस एजेंट के पास, उसने भी उसी के नाम पर और 25-30 की बुकिंग कर लिया और उसके पास वीज़ा ऑलरेडी 150 लोगों के। अब ये 25-30 लोगों को कैसे एडजस्ट करना है? तो आपने सुने होंगे अक्सर ऐसा होता है, हाजी बॉम्बे जाकर वहाँ पे 3-3 दिन एयरपोर्ट पे रहते हैं और उसके बाद अपने घरों पे वापस आ जाते हैं। अभी रमज़ान के बाद का वाक़या, हमारे पड़ोस में औरंगाबाद शहर, 28 लोग वहाँ से उम्रे के लिए रवाना हुए। उन्होंने उम्रे के पैसे पहले ही भर दिए हुए थे और बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे। अब वो एयरपोर्ट पे जाने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके पास भरे थे उसने कहा बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर आपको टिकट भी मिलेगा, पासपोर्ट भी मिलेगा, आपका वीज़ा भी मिलेगा। ये लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, अब आ रहे हैं, जब आ रहे हैं उसको फ़ोन कर रहे, वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। उसका एक आदमी इनके साथ में, जिसके पास भरे थे वो साथ में ही नहीं। फिर उसको फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे हैं। उसको फ़ोन लगाने के बाद उसने कहा मैं तो यहाँ पे नहीं हूँ, एक आदमी आपको आकर जो है वीज़ा और टिकट देगा। इस तरीक़े से मेरे मोहतरम बुजुर्गों 3 दिन तक वो लोग एयरपोर्ट के ऊपर अटके रहे और उसके बाद उनको वापस अपने घरों पे आना पड़ा। ना उनका उम्रा पूरा हुआ, ना वो उम्रे के सफ़र पे जा सके। तो ऐसे वाक़ियात इसलिए होते हैं, हम लोग बग़ैर तहक़ीक़ात के किसी के भी पास में बुकिंग दे देते हैं। ऐसा मत करो, बल्कि पहले तरजीह दो हज कमेटी से अपना फॉर्म भरने की। और अगर नहीं हो रहा है, किसी टूर से जाना चाहते हैं, तो पहले अच्छे तरीक़े से कंफर्म करो ये टूर्स वाले को दोनों गवर्नमेंटों का लाइसेंस मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, वो बिल्कुल ऑथोराइज पर्सन है या नहीं है। चलो मान लो अभी आपने माशाअल्लाह ऑथोराइज पर्सन के पास में भर दिए, नंबर भी आपका लग गया, कमेटी से लगो या टूर से लगो, किसी भी ज़रिए से लगो, माशाअल्लाह अब आपके पास में हज को जाने की तारीख़ भी आ चुकी है, कंफर्म हो चुका है आपको ये तारीख़ के लिए, ये तारीख़ को रवाना होना है। तो पहला काम हम ये करें कि जब तक हमारी जो रवानगी की तारीख़ है वो नहीं आ जाती, उस वक्त तक हम अपने मुल्क में रहकर अपनी नमाज की सूरतें सही करें। आप हज के लिए जा रहे हैं, आपका तलबिया सही होना ज़रूरी है। जो तलबिया है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इसे तलबिया कहते हैं। आपने 3.5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये भरे हुए हैं। अब आपको वहाँ जाकर अगर हज सही से अदा करना है तो यहाँ रहकर जब तक आपके जाने का वक्त नहीं आता, ये गनीमत का मौका है आपके लिए। आप इस मुद्दत के अंदर अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास, मुअज्जिन साहब के पास, या आपकी जान पहचान में कोई हो या आपके घर में कोई सिखाने वाला हो, उनके पास बैठकर अपनी सूरतें सही करें। ये तलबिया ज़ुबानी याद करें
और नमाज में पढ़ने की जो मुतफर्रिक़ात है, आपको तशहुद याद होना चाहिए, दोनों दुरूद अच्छे तरीक़े से याद होना चाहिए, दुआए मासूरा याद होनी चाहिए, दुआए कुनूत याद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप 3.5-4 लाख रुपये खर्च करके जा रहे हो और अगर वहाँ नमाज ढंग से आपको पढ़ना नहीं आ रही है तो फिर आपका इतने दूर का सफ़र करके क्या फ़ायदा। लेकिन हमारे यहाँ पर होता ये है कि वो हाजी जो हज के सफ़र पे रवाना होने वाला है, वो अपने दरमियान के वक्त में उसकी दावतों का सिलसिला चलता है। उसको यहाँ पे दावत, वहाँ पे दावत, वो दावतों के अंदर दिन में से 3-3 बार दावत, दोपहर का खाना 2-2 मरतबा हो रहा है। देखो, दावतों में जाना गलत नहीं है और रिश्तेदार वो बुलाते भी है, अरे भाई हाजी साहब को दावत दी जा रही है, उनका इकराम, बिल्कुल ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है। ये दावतों में जाना करना, बिल्कुल आप हर एक की दावत कबूल कीजिए। लोग मोहब्बत में, इसलिए कि भाई अपने पास में उतना खर्च नहीं है, अपना वहाँ का सफ़र नहीं हो सकता, अब कोई जा रहा है, चलो उनका इकराम करो, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन दावतों के अलावा आपका एक वक्त सीखने सिखाने में भी गुजरना चाहिए। आप अपना एक वक्त फिक्स करें और दावतों में भी अगर आप जा रहे हैं, हत्तल इम्कान अपने खाने पीने पर ध्यान दे। आप ब्लड प्रेशर के अगर मरीज़ है तो भी आपको परहेज़ करना ज़रूरी है। आप शुगर के मरीज़ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे हाजी देखा हूँ, यहाँ पे उन्होंने 8-8 दिन दबा के दावतें खाए और जिद्दा एयरपोर्ट पे जाने के बाद उनको एम्बुलेंस के ज़रिए से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। शुगर लेवल एकदम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बोले यार लोग इकराम में, प्यार में, मोहब्बत में, दावतों पे दावतें चल रही थी, एहतियात नहीं बरते उसके अंदर। ऐसा मत करो, हर एक की दावत को कबूल करो, हर एक के घर पे जाओ, लेकिन सामने वाले से माजरत करो, भाई मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ और मैं मक्का मुकर्रमा जो जा रहा हूँ वहाँ इबादत करने के लिए, अगर यहाँ पे मेरे खाने पीने में कुछ कम ज़्यादा हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर शुगर ऊपर नीचे हो गई, तो फिर मक्का जाकर मैं अरकान कैसे अदा करूँगा। इसका हम लोग ख़ास तौर पे ध्यान रखें खाने पीने दावतों के एतबार से। अब अल्लाह अल्लाह करके वो मुबारक दिन हज का अब आपका आ चुका है, आपको रवाना होना है एयरपोर्ट के लिए। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, रवाना होने से पहले कुछ ज़रूरी बातें और ज़रूरी चीज़ें वो हर हाजी के साथ में होना चाहिए। ये ख़ास तौर पे आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से अक्सर जो हाजी सफ़र करते हैं बुजुर्ग होते हैं उम्र के अंदर। आपका जो डॉक्टर है वो डॉक्टर के पास जाकर सफ़र पे रवाना होने से पहले एक मर्तबा एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर ले लो कि आपको 40 दिन में 45 दिन में कौन कौन सी दवाएं लगने वाली है। अगर आप शुगर की दवा खाते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ में होना बहुत ज़रूरी है, जो डॉक्टर की पर्ची होती है उस पर मेडिसिन सारी लिखी हुई होना चाहिए। उसके अलावा भी एहतियातन बुखार की जो गोलियां होती है नॉर्मल, वो डॉक्टर साहब से कहो कि एक आध हमारे को 10-15 वो गोलियां भी आप लिख कर दे दो। खांसी, ज़ुकाम, इस तरीके की जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, लूज़ मोशन वगैरह, वो लिख के लो उसके ऊपर। और वो लिख कर लेने के बाद वो सारी मेडिसिन आप यहाँ पे मेडिकल से ख़रीद कर वो पर्ची के साथ में अपने साथ में ले लो। ये ज़रूरी है, इसलिए कि अगर मक्का और मदीने के अंदर आपकी तबीयत बिगड़ी और आपको नॉर्मली कोई गोली वगैरह लेने का है, वहाँ के मेडिकल स्टोर पर आपको सिंगल 1 या 2 गोलियाँ नहीं मिलेगी। वहाँ पर वो जो पूरा का पूरा जो पत्ता होता है गोलियों का, फिर चाहे वो 30 गोलियों का हो या फिर वो 20 गोलियों का हो, आपको पूरा लेना पड़ेगा, भले आपको 1 गोली खाने की हो। दूसरी चीज़,
आप इंडिया के अंदर ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो वो पूरे मक्के में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ना ही मदीने में मिलेगी। जो गोली आप यहाँ पे खाते हैं वही गोली आप अपने साथ में ले, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो या शुगर की हो। वहाँ पर जो मेडिसिन मिलता है उसका नाम अलग होगा, उसकी कंपनियाँ अलग होंगी। और दूसरी बात, वहाँ पर जो मेडिसिन है वो हमारे इंडिया के हिसाब से पावर उसका ज़्यादा होता है, वहाँ के लोगों के रहन सहन और खाने पीने के हिसाब से। हमारे यहाँ पर जो मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कंपनियाँ इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, मौसम है, वेदर है, खान पान है, उसके हिसाब से बनाती है। अब अगर मान लो हमने वहाँ की मेडिसिन गोलियाँ वगैरह इस्तेमाल किए, नुकसान कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो आदमी ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज़ है या उसको एलर्जी है इस तरह के मेडिसिन की, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ में क्यों, डॉक्टर की पर्ची आपके साथ में ज़रूरी है, वरना खाली आप मेडिकल पे जाके यहाँ से मेडिसिन ले लेंगे। अरे भाई हमारे को क्रोसिन का एक पत्ता दे दो, हमारे को कोल्डेक का एक पत्ता दे दो, हमको फुलाने गोली का एक पत्ता दे दो। क्योंकि हमारे यहाँ पे उमूमन हम लोग बजाय डॉक्टर के खुद भी मेडिकल से जाके बहुत सारी मेडिसिन ले लेते हैं। अरब मुल्कों में ऐसा नहीं चलता। वहाँ पे ये सारी मेडिसिन लेकर अगर आप जाए एयरपोर्ट के ऊपर, वो देखेंगे कि आपके बैग के अंदर मेडिसिन है, वो पूछेंगे ये मेडिसिन किस लिए है, तो आपको वो डॉक्टर की पर्ची बतानी पड़ेगी। जब आप डॉक्टर की पर्ची बताएंगे और वो देखेगा कि आपको डॉक्टर ने लिख कर दी है, तब आपके लिए वो मेडिसिन आपके लिए ले जाना अलाउ होगा, उसकी इजाज़त होगी। और अगर आपने यहाँ पे पर्ची बनाकर नहीं ली और सिर्फ मेडिसिन अपने साथ में ले ली, तो वो फिर मेडिसिन की चेकिंग करेंगे, ये मेडिसिन में ड्रग्स तो नहीं है, इसके अंदर कुछ शक और शुबे की चीज़ तो नहीं, आपको बाजू ले लेंगे, वो बाकी लोगों को जाने देंगे, बोलेंगे ये काई की मेडिसिन है, ये तहकीकात होंगी उसकी। हो सकता है उस सिलसिले में आपको 24 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम एयरपोर्ट के ऊपर रुकना पड़े। वहाँ के कायदे कानून बहुत सख्त है। तो इसके लिए कोई भी दवा गोली साथ में ले रहे हो तो किसके साथ में लेंगे भाई, डॉक्टर के पर्ची के साथ में। और वो पर्ची साथ में रखने का अपने, वो देखते ही आपको आगे रवाना कर देंगे। और वो नहीं है, उसके बाद में जब तहकीक होंगी उनको इत्मीनान होगा कि ये मेडिसिन है, वो पूरा मेडिसिन कचरे के डब्बे में फेंकेंगे, आपको परमिशन नहीं देंगे। क्योंकि बग़ैर डॉक्टर के आप अपने दिल से दवा गोली नहीं खा सकते। ये आपका बैग लो और आगे रवाना हो जाओ, लेकिन वो ले जाना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हज के मुबारक सफ़र पे अभी आपका जाने का एक दिन है, उससे पहले ये सारे काम कर लो। अपना जो डॉक्टर है उसको बताकर, उससे एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर, सारी मेडिसिन लेकर अपने बैग के अंदर वो चिट्ठी के साथ में रख दो। आपका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट की एक 8-10 ज़ेरॉक्स आप अपने साथ में ले लो, इसलिए कि वो पासपोर्ट आपके साथ में सिर्फ एयरपोर्ट तक है। आप जैसे ही जिद्दा पहुंचोगे वो पासपोर्ट आपका कफील लेगा, आपको फिर वो पूरे मक्का में, मदीना में देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। और वो इसलिए लेना ज़रूरी है, वहाँ पे भी बहुत सारे काम ऐसे हैं वो करने के लिए पासपोर्ट की कॉपी लगती है। मिसाल के तौर पे आपने कोई सिम कार्ड ले लिया, वहाँ पे मिलने वाले जो सिम कार्ड होते हैं उसकी एक वैलिडिटी होती है, वो मुफ्त में देते हैं आपको। वो ख़त्म हो गई, अब आपने वो नंबर यहाँ पे लोगों को दिया हुआ है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, वो बंद हो गया, उसको चालू करना है, उसके लिए आपके पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स ज़रूरी है और बहुत सारे कामों के लिए। तो इसके लिए हमारे मुल्क से रवाना होने से पहले ही हम अपने साथ में अपने पासपोर्ट के ज़ेरॉक्स 8-10 बना कर ले लें। उस पर पासपोर्ट वीज़ा दोनों आ गया तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा आपको रवाना होने से पहले हज कमेटी की तरफ से या आपका जो कफील है उसकी तरफ से एक आईडी कार्ड दिया जाएगा। आपको इंडिया में जब एक मर्तबा उसको अपने गले में डाल दिए तो ये इरादा और अज़्म करना है
कि जब तक मैं वापस अपने घर पे नहीं आऊँगा इसको अपने गले में ही रहने दूंगा। या अगर उन्होंने आपको एक हाथ में कड़ा दिए तो अपने घर से जाने से पहले ये सारी चीज़ें याद रखो। अब माशाअल्लाह आपका रवानगी का वक्त हो चुका है, आपको यहाँ से निकलना है। लेकिन एक दो बातें और मैं बता दूँ, जो सामान आप ले रहे हो उसमें लिक्विड वगैरह बिल्कुल ना ले। जैसे तेल होता है, शहद होता है, इसी तरीक़े से अचार वगैरह भी जो है अगर एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने देख लिए वो सब फेंक देंगे वहाँ पर, उसकी परमिशन नहीं है। लिक्विड टाइप की कोई भी चीज़ आप अपने साथ में ना लो, ये चीज़ें ध्यान में रखो। उसके अलावा भी जो चीज़ें आप ले रहे हो तो ज़्यादा वज़न और बोझ अपने साथ में मत लो कि आपको वहाँ पर बोझ उठाना पड़े, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अब हर वो चीज़ जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मिलती है वो आपको वहाँ पर मिलेंगी। हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ऐसी कोई भी चीज़ है नहीं है जो यहाँ पे मिलती है वो वहाँ नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के ही एक साहब ने मक्का मुकर्रमा के अंदर एक ऐसा इंतज़ाम किए कि इंडिया के रहने वालों को अगर जवारी बाजरी का आटा चाहिए तो वो भी वहाँ पर मिलेगा। आप किस बिल्डिंग में रहते हो, अगर आपने उनको फ़ोन कर दिए आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पर लाकर आपको देंगे। हर चीज़ वहाँ पर मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंडिया से लोग लेकर जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है अगर एयरपोर्ट के ऊपर स्कैनिंग के अंदर वो चीज़ें पता चल गई वो लोग निकाल के बाहर फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग अदरक लहसुन पीस के यहाँ से लेकर जाते हैं। ये सब चीज़ें पुराने ज़माने में लगती थी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि मक्का मुकर्रमा में हर चीज़ आपको ताज़ी ताज़ी मिलेंगी और अदरक लहसुन वगैरह भी सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो जो लिक्विड टाइप की चीज़ें हैं, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे वो शहद हो, चाहे अचार हो, सिरका हो, उसके अलावा जो है अदरक लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने साथ में ना ले। उसमें और भी नुकसानात है। मान लो अगर हज के अंदर आपका बैग नीचे है और बैग के ऊपर वो लोग जो सामान रखते हैं वो कुंटल के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से होता है, टनों के हिसाब से। आपने जो लिक्विड लेकर गए थे वो फूट गया, दब गया और उसके बाद में वो सामान पूरा फैल गया अगर उसके अंदर, तो आपके एक गलती की वजह से सिर्फ आपके सामान का नुकसान नहीं हुआ, बाकी लोगों के भी सामान का क्या हुआ भाई? नुकसान हुआ। कितनी गलत बात है फिर ये, और झूठ भी है इसके अंदर। इसलिए कि आप हालत एहराम में हो और आपको एयरपोर्ट के ऊपर जब आप अपना लगेज वहाँ पर देते हैं उस वक्त में वो बेचारे पूछते हैं आपको, भाई देखो आपका जो सामान है इसके अंदर कोई लिक्विड तो नहीं है, तेल वगैरह अचार और ऐसा कोई लिक्विड तो नहीं है। अब अल्लाह हिफाजत फरमाए, अगर हम एहराम की हालत में उनको ये बोले ले जा कर भी नहीं हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने आपके एहराम पे भरोसा करके और माशाअल्लाह आप हज के सफ़र पे जा रहे हैं, आपकी बात पे भरोसा करके आपका सामान अंदर भेज दिए और अंदर भेजने के बाद आपका सामान सबसे नीचे आ गया, उसके ऊपर बैगों की थप्पी लग गई और उसमें से कोई बॉटल फूट गई या जो लिक्विड था वो अंदर पूरा रिस रहा है, तो आपने झूठ बोलकर खाली अपना सामान ख़राब नहीं किए, बाकी लोगों को भी तकलीफ़ पहुंचाई। गलत बात है ना ये, एहराम की हालत में झूठ बोलना और एहराम की हालत में वो चीज़ें लेकर जाना। बताओ मुझे ऐसा क्या है जो मक्का मुकर्रमा में नहीं मिलता होगा? वही तेल मक्का मुकर्रमा में भी मिलता है, हर टाइप का तेल, उससे अच्छे क्वालिटी का। और तीसरी बात, बैग भी जो आप लेकर जाएंगे तो बैग उमूमन हम लोग अपने साथ में जो बैग लेते हैं, अब वो बैग को हम लोग अपने घर से उठा के गाड़ी में डालते हैं, उसके बाद में गाड़ी से उतार के एयरपोर्ट पे लेकर जाते हैं, फिर एयरपोर्ट वाले उसको प्लेन में डालते हैं, फिर वो प्लेन वाले उसको वापस निकालते हैं, वो एक ट्रॉली में डालते हैं। अगर समझो
एक ही फ़्लाइट से आप डायरेक्ट बॉम्बे से जिद्दा जा रहे हैं तो कोई हरज नहीं था, लेकिन अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो फिर वो जहाज़ में से वो दूसरे जहाज़ में, फिर जिद्दा एयरपोर्ट पे वो निकाल रहे हैं, वो आपके बस में डाल रहे हैं, फिर बस में से आपको वहाँ पे निकालना है। मतलब आपका जो बैग है, आपने यहाँ से जो पैक किए थे उसको 10 से ज़्यादा जगह बदलना है वहाँ पे जाने के बाद, पूरे रास्ते के सफ़र में। अब आपने एक आधा सादा सिंपल बैग ले लिए, वो अफ़गानी लोग होते हैं, मैंने देखा उनको जो सामान उठाने वाले एयरपोर्ट के ऊपर जो है वहाँ पे वो सब अफ़गानी लोग हैं। वो अफ़गानी जो लोग हैं वो बेदर्दी के साथ में आपके बैग का जो हैंडल था ऐसा झटके से पूरी ताकत से उसको खींच लेते हैं। बाज़ औक़ात हैंडल उनके हाथ में आ जाता, वो बैग को उठा के फेंकते हैं ऐसा दूसरी तरफ। वो ऐसा कोई मुरव्वत के साथ में बैग नहीं रखते कि भाई हाजी साहब का बैग है तो उसको अदब से एहतराम से थोड़ा सा उठा के हम एक साइड में रखेंगे, वैसा नहीं रखते। वो बेदर्दी के साथ में वो बैग को बार बार खींचतान, यहाँ तक कि सादा सिंपल अगर किसी ने बैग लेकर गया तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि उसका सामान बाहर निकल जाता है, और कौन सा सामान कहाँ पे गया कुछ नहीं मालूम है आपको। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अरे भाई आपने 3.5 लाख रुपये खर्चा किए, आपने 4 लाख रुपये खर्चा किए, तो किसी अच्छे शोरूम पे जाकर जो इंटरनेशनल ब्रांड है, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्काई बैग्स, VIP, ऐसे किसी कंपनी का एक 4-5 हज़ार रुपये का अच्छा बैग लो। वो बैग को 50 मरतबा भी झटे खींचे पटके उसके ऊपर कितना भी सामान डाले उसको कुछ नहीं होता, और उसकी इंटरनेशनल वारंटी आपको मिलती है। आपने यहाँ पर ख़रीदे, अगर वो कुछ बिगड़ गया आपको जिद्दा में सही करके मुफ्त में मिलेगा, आपको खाली फ़ोन करने की ज़रूरत। उसके साथ 4,000 अगर वो ले रहे हैं आपको इंटरनेशनल वारंटी वो लोग देते हैं। अब हमारा मिजाज ऐसा बना हुआ है, हम हिंदुस्तान के लोग 10 दुकानें देखेंगे और दूसरे को भी बोलेंगे बैग लिया क्या रे, बोले तूने, अरे बाबा वो वहाँ पे जो है ना दुकानें, वहाँ से लेने का मैंने लेके आया। बोले मेरे को वो पहले दुकान वाला 2500 बोल रहा था, दूसरे के पास गया उसने 2000 में दिया। बोले मुझे, यानी 4 लाख रुपये खर्चा कर रहे हैं, लेकिन बैग ले जाने के टाइम पे 200 और 400 रुपये का भावताव कर रहे हैं, उसमें 500 रुपये बचाने की फिक्र। तो इसके लिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई आप मजबूत बैग लो, इसलिए कि आपके बैग को फिर वापसी में भी वो सारी चीज़ों को सहना है। कंपनी का ब्रांडेड, चाहे वो अमेरिकन एक्सप्रेस का हो, स्काई बैग का हो, VIP कंपनी का हो, 4 से 5 हज़ार रुपये का, और वैसे बैग के अंदर अपना पूरा सामान डालने के बाद अब खाली बैग मत लो, बल्कि वो बैग को एक पाव से आधा किलो जो रस्सी होती है, प्लास्टिक की जो रस्सी होती है, वायर की जो रस्सी होती है, वो रस्सी से उसको ऐसा जाले के जैसा बुनो पूरा चारों तरफ से, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से, इसलिए कि बैग उठाने वाले जो है अगर उनको उठाने की भी ज़रूरत पड़े वो आपके बैग को पकड़ने की बजाय किसको पकड़े भाई, रस्सी को पकड़ने दो उनको, रस्सी को किधर से किधर डालने दो, लेकिन आपका बैग महफूज रहेगा और वो रस्सी आपको काम आएंगी वहाँ पे जाने के बाद, मक्का में भी, मदीना में भी, मीना में भी, और फिर वापसी में भी काम आएगी। तो अपने बैग को ऐसा रस्सी से बांध कर, फिर दूसरी बात ये होगी अगर आपका बैग रस्सी से बंधा हुआ होगा तो जिद्दा एयरपोर्ट पे जब आप उतरेंगे तो बैग पहचानने में आपको आसानी रहेगी कि आपका बैग कौन सा था, वरना वहाँ पे हज़ारों बैग है वो घूम रहे हैं, अब वो सब आपको एक जैसे नज़र आ रहे, समझ में नहीं आ रहा अपना बैग कौन सा था। और बेहतर होगा अगर हम किसी पेंटर के पास से अपने बैग के ऊपर अपना नाम लिख कर ले ले तो और भी ज़्यादा हमारे लिए सहूलत रहेगी, और उसके ऊपर हमारा जो कार्ड वगैरह रहेगा कमेटी की तरफ से या फिर हमारे टूर वाले की तरफ से वो नंबर वगैरह डाल देंगे तो और बेहतर होगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, पहले ये तैयारी पूरी करने का, और जो सामान हम ले रहे हैं मैंने कहा उसके अंदर ये चीज़ों से परहेज करने का, और जो लेने वाली चीज़ें हैं उसमें ख़ास तौर पे एहराम के 2 कपड़े लेने का।
कितने कपड़े लेंगे भाई? 2 एहराम अपने साथ में लेने का एहतियातन। उसके अलावा एक कुरान पाक वो यहीं से ले लेने का। मक्का मुकर्रमा में बहुत कुरान मिलेंगे आपको, यहाँ तक कि मुफ्त में भी वो लोग बांटते हैं, वो पढ़ना नहीं आएगा आपको, इसलिए कि वो कुरान अरबों के लबो लहजे के अंदर लिखा हुआ होता है, वो हमारे इंडिया वालों को नहीं समझ में आता। हमारे यहाँ पर जो हम लोग आम कुरान पढ़ते हैं ताज कंपनी का, ये कुरान हमारे पड़ोस के और हमारे अतराफ वालों के समझ में आए जैसा मोटे मोटे अंदाज में लिखा हुआ है। तो कुरान अपने यहाँ से एक साथ में ले ले, तस्बीह अपने साथ में ले ले, एक आध जानमाज और मुसल्ला अपने साथ में ले ले, और एक बड़ा रुमाल वो भी हम अपने साथ में ले ले। ये सारी चीज़ें हमारे अपने बैग के अंदर हमारे सफ़र में होनी चाहिए। अब इंशाअल्लाह अगले जुमा को एहराम बांधना कैसे, एहराम बांधकर फिर एयरपोर्ट पे आप पहुँचेंगे, फिर जिद्दा में आप उतरेंगे, फिर आपको उम्रे का सफ़र किस तरीके से करना है, और वहाँ जाने के बाद उम्रा कैसे करेंगे, और सफ़र में आपकी नीयतें क्या होंगी, और आप मीकात में जब दाखिल होंगे तो आपको क्या करना है, ये पूरे तफसील के साथ में बयान होगा। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हज के सफ़र का ये सिलसिला बकरीद तक चलने वाला है, हर जुमा को वक्त पर पहुँचने की फ़िक्र और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई। ठीक है। और सिद्दीकी साहब सब खैर आफियत में।